वरुण जी, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में कोरोना वायरस की वजह से जो ये मंदी आई है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? और ये इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कैसा रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए? सरजीत, सभी दर्शकों को मैं नमस्कार बोलूँगा। आपके माध्यम से बड़ा अच्छा प्रश्न है कि ये जो मंदी कोरोना की वजह से जो हमें दिखाई पड़ रही है पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे विश्व में मंदी का प्रभाव दिख रहा है। क्योंकि ये मंदी जब हम बात करते हैं तो हमें इतिहास में जाना चाहिए और इतिहास को देखना चाहिए कि इस तरीके का पहले कब हुआ है और उसके क्या प्रभाव रहे और उस प्रभाव से हम लोगों ने कैसे निजात पाई। तो इसका सबसे बड़ा जो इतिहास में उदाहरण है वो 1930 के दशक में अमेरिका में दिखाई पड़ा। बहुत भयानक मंदी आई थी और वो मंदी ऐसी थी कि करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। बहुत सारे लोगों के धंधे चौपट हो गए थे, किसी को रोजगार नहीं था, गरीबी अपने चरम पे हो गई। तो जो इस समस्या का समाधान है, हम उसी से कंपेयर करें तो हमें समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति कोई एक्सीडेंट होता है, वो मरीज होता है और वो किसी हॉस्पिटल में जाता है, तो हॉस्पिटल क्या करता है कि सबसे पहले उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में तुरंत पहला काम ये करता है कि उसको फ्लूइड देना चालू कर देता है। एक बोतल लटका देगी और जैसे उसमें फ्लूइड देना चालू कर दिया जाता है। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन होते रहते हैं और सारी चीजें चलती रहती हैं। फिर उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका डॉक्टर और एक्सपर्ट से डिस्कशन के बाद में वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू, एक लंबा प्रोसेस होता है। उसी तरीके की मंदी अर्थव्यवस्था के लिए होती है कि बड़ी भयानक बात होती है कि जो डीप करेक्शन कहते हैं हम लोग के, चलती चलती व्यवस्था एकदम से गड़बड़ा जाए। लेकिन एक बात इसमें ये है कि हम ही नहीं प्रभावित है, पूरी दुनिया प्रभावित है। बड़े-बड़े देशों पे इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो हम अगर पिछले 1930 के दशक की जो अमेरिका की मंदी थी, उससे जब हम कंपेयर करते हैं, तो हमें वहाँ एक इसका उदाहरण देखने को मिलता है। वो उदाहरण क्या था कि सबसे बड़ी बात ये थी कि जब वहाँ पे मंदी आई, तो वहाँ का जो सरकार थी, उसने जो उस समय के बड़े-बड़े अर्थशास्त्री थे, एक्सपर्ट थे, उनको बुलाया और उनसे पूछा कि भाई बताइए कि हम इस समस्या से कैसे समाधान पाएँ? तो जो सबसे पहला फ्लूइड उन्होंने थे, किसी भी तरीके से इस मंदी से बचने के लिए आप जनता तक पैसे को पहुँचाएँ। आम जनता यानी कि जो लेबर क्लास है, जो लोअर क्लास है, उस तक पैसा जैसे ही पहुँचेगा, वो पैसे को खर्च करेगा। आप देख रहे होंगे कि अभी क्या चल रहा है, अभी चाहे आम व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई कंपनी हो और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, सारे के सारे लोग अपने खर्चों में कटौती कर रहे हैं। सारे लोग हुँ। बचत, पता नहीं आगे किस तरीके का समय आ जाए, ये मंदी कब तक चलेगी। कटौती करने में, खर्च को कम करने में आ जाएँगे, तो ऑटोमेटिक है मंदी और बड़ी मंदी का रूप धारण कर लेगी। ऐसे में क्या होता है कि अब ले-दे के प्रश्न बचा कि जब सारे लोग बचत करेंगे तो खर्चा कौन करेगा? और किसी भी इकोनॉमी के लिए बचत और खर्चा दोनों बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे तो जिससे बात करो वो बचत की ही बात कर रहा है। कंपनी हुँ। एम्प्लॉइयों की सैलरी कट कर रही है, फायर कर रही है, कर्मचारियों को निकाल रही है। आदमी जो घर में बैठा है वो पैसे को अपना सुरक्षित रख रहा है, वो भी कम खर्चा कर रहा है। तो जब सारे खर्चे कम करते जाओगे, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो मंदी तो और बड़ी मंदी में रूप में आ जाएगी। तो अब खर्च करने के लिए ये खर्चे का काम अब सरकार को करना है। उसे पैसे को पुश करना है लोअर क्लास में। उसे ऐसी एक्टिविटी करनी है कि वो पैसे को खर्च करे। अब समस्या दूसरी आती है। ये तो समाधान हो गया कि हमें पैसा लोअर क्लास में देना है। भारत सरकार भी वही कर रही है। मनरेगा के माध्यम से या और भी चीज़ों की स्कीम के माध्यम से वो पुश करने की तैयारी है और कर भी रही है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि पैसा खर्च करना है, लेकिन वो पैसा आएगा कहाँ से? तो यही समस्या 1930 के दशक में अमेरिका में थी कि पैसा तो लोअर को देना है, लेकिन वो पैसा कहाँ से आएगा? तो एक्सपर्ट्स ने कहा कि आप रिज़र्व बैंक से कहिए कि वो पैसे को छापे, नोट छाप के सरकार को दे, सरकार उसको खर्च करे। तो सरकार रिज़र्व बैंक के पास गई कि भैया मेरे को पैसे दो, हमें देश को मंदी से निकालना है, हमें पैसे को पुश करना है, गरीबों को हमें बाँटना है, हमें देना है। तो रिज़र्व बैंक ने कहा कि ठीक है, हम पैसा, वहाँ की सेंट्रल बैंक है, तो उसने कहा ठीक है, हम पैसे आपको छाप के दे देंगे, लेकिन हमें उसके बदले में आप गोल्ड दीजिए। हम गोल्ड को होल्ड करेंगे तभी तो हम पैसे छापेंगे।
ये आम आदमी इस बात को नहीं समझता है। अब गोल्ड, उनके सरकार के पास तो गोल्ड था नहीं, तो उस समय में क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ने आम पब्लिक से अपील की कि आप हमें सोना दीजिए, तो आम पब्लिक ने भी सोना दिया। दूसरा क्या था कि अमेरिका ने जो पहले अपना पैसा उधार कई देशों को दे रखा था, तो उसने उसको वापस सोने के रूप में लिया। तो कई कंट्रीज ने उस पैसे को सोने के रूप में दिया और गवर्नमेंट ने वो सोना ले जाके एक सेंट्रल बैंक को दिया, सेंट्रल बैंक ने नोट छाप के गवर्नमेंट को दिए। अब यहाँ पे आती है भारत की बात। भारत भी वही करने जा रहा है कि यही समस्या का हर देश समाधान कर रहे हैं कि हम सेंट्रल से रुपया लाएं और उस रुपए को पुश करें। अब वो पैसा कहाँ से आएगा? भारत में ना तो गोल्ड है, ये गोल्ड की हमारे यहाँ खदानें नहीं है, और ना हमारे यहाँ इतना गोल्ड का रिजर्व है कि हम अभी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक को दे दें और वो नोट छाप के दे दे और गवर्नमेंट उस नोट को पुश कर दे। तो हमारे यहाँ इसका एक विकल्प दूसरा गवर्नमेंट ने जो शॉर्टकट ढूंढा है, वो ढूंढा है एफडीआई का निवेश। एफडीआई आएगा, वो एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई का जो निवेश आया, डॉलर आया, उस डॉलर को तो हमारे सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक को वो डॉलर मिलेगा, उसके अगेंस्ट में वो रुपए छापेगी और इस समय उस रुपए का उपयोग हम नीचे वाले लोगों के बीच में करेंगे। होता क्या है कि जब आम आदमी यानी कि जो लोअर क्लास होता है उसको पैसे मिलते हैं, तो वो पैसे को लेके तुरंत बैंक में जमा करने नहीं जाता है। उस बैंक उस पैसे से वो क्या करता है कि तुरंत जाके अपनी जो जरूरत की चीजें हैं वो खरीदता है। वो आटा खरीदेगा, वो बिस्किट खरीदेगा, वो ब्रेड खरीदेगा, वो चाय पत्ती खरीदेगा, वो चीनी खरीदेगा, और कुल यही कुल मिला के जिस्ट ये है कि अर्थव्यवस्था की जो साँस होती है वो आय और व्यय दोनों से चलती है। खर्च करना भी है और बचत भी करना है। सिर्फ़ बचत करने से या सिर्फ़ खर्च करने से अर्थव्यवस्था ठीक से नहीं चल पाती है। तो बिल्कुल। इसका जो असर होगा वो इन्वेस्टर्स पे कैसे पड़ेगा? और अगर ख़ासकर देखें आजकल मार्केट डाउन जा रही है, लोग परेशान हैं। लोग कई बार बचत कर तो रहे हैं लेकिन वो अपने बैंक अकाउंट में बचा रहे हैं ना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक ले जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था को और क्या ये करना सही रहेगा? देखिए सरजीत, इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था तो बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी स्वयं पे डिपेंड है। लगभग 140 करोड़ लोग हम स्वयं में हैं, और जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत बड़ी है। दूसरा क्या है कि जो सरकार पुश करेगी, जो डाल रही है पैसे को, वो निश्चित रूप से हमारे बीच में ही खर्च होने, क्योंकि वो लोअर क्लास पे फोकस करके पैसे का, योजनाओं का उनका फोकस रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखिए, एक बड़ा सौभाग्य है कि, या संयोग कह लीजिए, कि हमारे पास एक ऐसा नितिन गडकरी के रूप में केंद्रीय मंत्री है कि जिसने अपना बीच में ही कमान संभाल ली और अपने सारे प्रोजेक्ट ऑन कर दिए। कोविड 19 के जो लॉकडाउन चल रहा था, उसी में उसने सारे प्रोजेक्ट्स ऑन कर दिए और बहुत शार्प तेजी से जो उनको गति देने का प्रयास कर रही है। गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश करेंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसा सेक्टर होता है कि जहाँ पे हम सारा का सारा पैसा गरीब मजदूरों के बीच में, जैसे सीमेंट की मांग डिमांड हुई, तो सीमेंट का जब यूज होता है, तो जब सीमेंट की मिट्टी खुदाई से लेके सीमेंट बनने में, लोडिंग में, पहुंचने में, उसका यूटिलाइजेशन में, सब जगह लेबर को पैसा मिलता है। आप कभी मकान बनाते हो तो आपको पता होगा 40 और 60 का रेशियो होता है, यानी कि 40% हम लेबर को देते हैं और 60% पैसा हम उसके जो रॉ मटेरियल पे खर्च करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो गवर्नमेंट का फोकस है वो बहुत ही सेंट्रलाइज्ड है, और तो इससे इकोनॉमी में तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। हो सकता है समय लग जाए, 2 महीने लग जाए, 6 मंथ लग जाए। रही बात ये इन्वेस्टमेंट और रिटर्न की और मार्केट पे इसके इफेक्ट की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए, इकोनॉमी में बहुत जबरदस्त डिमांड है और बहुत जल्द ही इसकी रिकवरी होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये कौन सा सेक्टर एकदम से आगे बढ़ेगा, ये कोई नहीं जानता है। पहली बात तो यह है कि हमेशा जब भी देखा गया है कि मंदी का समय मैक्सिमम 17 महीने रहा है, यानी कि 17 मंथ मैक्सिमम। और इस समय जब इतने सारे पूरे वर्ल्ड लेवल पे, क्योंकि अब ग्लोबल हो गया है, तो सारे हुँ, लोग लगे हुए हैं, इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो शायद ही अब हम लोगों को जीवन में दोबारा देखने को मिले। तो इस समय जो पैसा लगा देगा, डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। कि आप देखिए कि बहुत सारे सेक्टर ऑटोमेटिक रन कर रहे हैं। अभी आप अगर बाजार में नजर डालोगे तो स्टील सेक्टर आगे बढ़ने लगा, सीमेंट के प्राइसेस बढ़ने लगे हैं, फार्मा सेक्टर भी पुश करने लगा। तो बहुत सारे मल्टी सेक्टर्स एक साथ आगे बढ़ रहे हैं,
क्योंकि उन्हें मैं ये शो हो गया है कि आगे चल के उन्हें इसमें रिटर्न जनरेट होंगे। आप देखोगे कि क्रूड ऑयल के प्राइस भी मूवमेंट आ गया, वो भी बढ़ने लगे। तो हमारे पास एक अभी इकोनॉमी की जो सबसे मजबूती चीज है कि क्रूड ऑयल हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, उसमें हमारी विदेशी मुद्रा बहुत खर्च होती है। तो ऐसे समय में भी हमारे पास जो विदेशी मुद्रा का भंडार है वो हम क्रूड में यूज कर लेंगे और अभी हमारी इकोनॉमी को वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं अभी भी निवेशकों से कहूंगा कि ये अगर नहीं कोई निवेश करता है तो वो उसके लिए बाद में पछताने वाली बात होगी और ये क्षण बार बार वापस नहीं आने। तो कुल मिला के आप पॉजिटिव साइन बता रहे हैं इस मंदी को। आप मंदी को इसी रूप में देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव हो सकता है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं हो सकता है। ये 17 महीने चल जाए या 18 महीने चल जाए या 1 साल चल जाए। कितना चलता है ये तो बाद में डिसाइड होगा, ये चीज़ें बाद में दिखेंगी। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ये टाइम अच्छा है। और जो भी 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है गवर्नमेंट ने, उसको किस रूप में देखते हैं? उसका क्या असर होगा? इन्वेस्टर्स को कैसे उसका फ़ायदा मिलेगा? क्या इनडायरेक्टली उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा? और मार्केट पर उसका क्या असर होगा? सरबजीत, अभी तुरंत एकदम से मार्केट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पैकेज का नहीं आने वाला है। बाकी जो गवर्नमेंट ने बड़ी प्लानिंग से और बड़ा पैकेज दिया है तो शायद आज हम लोग पूरा डिस्कस नहीं कर पाते, लेकिन हम थोड़ा सा पार्ट उसमें लेते हैं। हाँ जी। गवर्नमेंट ने मेहनत की है, उसको बनाया है, लोक लुभावना नहीं है। लोक लुभावना ये होता है कि हम पैसे को एकदम से पुश कर दें। एकदम से पुश करने में क्या होता है कि पैसा एक किसी सेक्टर में ज्यादा चला जाता है तो उसकी रिकवरी भी कहीं से देखनी है। अगर रिकवरी नहीं आती है तो आप देखोगे कि जो छोटी इंडस्ट्री है, एमएसएमई है, उसको एक अब क्या है कि जब धंधा शुरू करने जाएगी तो उसको पैसा चाहिए। पैसा बैंक तब देगी जब उसका कोई गारंटर होगा, और जब गारंटर नहीं होगा तो उसे कैसे पैसा मिलेगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय था कि गवर्नमेंट ने कहा कि इनकी गारंटी के लिए हम पीछे से आते हैं, हम बैकअप देंगे, आप इनको लोन दो, फाइनेंस करो। दूसरी बात ये कि जब उनके पास डिमांड आएगा, पैसा आएगा, तो वो बैंक को रिटर्न भी कर देंगे। तो हमारी एक जो बैंकिंग व्यवस्था इस समय बिल्कुल चरमरा गई है, उसको भी गवर्नमेंट ने फोकस रखा हुआ है, बहुत ही फोकस्ड वे में उसको एक कहना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चलिए। आम जनता को उस पैकेज से कुछ निराशा भाव इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने क्या है ना, कोई ऐसी चीज नहीं की कि हमने एकदम या गवर्नमेंट को क्या होता है कि जब इकोनॉमी चलती है, टैक्सेस आते हैं, जीएसटी रुका हुआ है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, तो ऐसा थोड़ी है कि सरकार के पास 20 लाख करोड़ रखा हुआ है वो तुरंत आके खर्च कर देगी। ये तो एक हम जैसे प्लानिंग करते हैं कि हम बजट बनाते हैं कि हम 20 लाख का मकान लेंगे, तो उस 20 लाख की हमने पैसे की कहीं से लोन लेंगे, फिर उसकी ईएमआई देंगे, ईएमआई कहाँ से देंगे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आम आम नागरिक समझ रहा है कि हमें 20 लाख करोड़ गवर्नमेंट के पास रखा हुआ था और वो ऐसे ऐसे बांट देगी। ये थोड़ा सा आम समझ के परे चीज है कि ऐसा नहीं होता है। हमें उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे हम हो या सरकार हो, बजट बनाना पड़ता है, उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है। मेरे हिसाब से बड़ी ही दूरदृष्टि के साथ गवर्नमेंट ने बजट बनाया है और उसको स्टेप बाय स्टेप आगे लाने की जो प्लानिंग है उसमें कहीं हड़बड़ी नहीं है। कई बार क्या होता है ना, हड़बड़ी में हम डिसीजन ले लेते हैं और हाँ वो जी। हाँ उसमें फंस जाते हैं, वो व्यवस्था भी नहीं होती और पैसे का यूटिलाइजेशन भी नहीं हो पाता। जैसे तो उन्होंने कुल एक मिला पार्ट के कुल मिला के ये जो इस पूरी बात का सार है, वो मुझे लग रहा है कि ये है कि इन्वेस्टर्स को इस समय अपना इन्वेस्टमेंट चालू रखना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। या फिर इसके कुछ और माइनस पॉइंट भी हैं, क्योंकि हर चीज़ के नहीं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे अभी लोगों को ऐसा डर लग रहा है कि अब कोई डिमांड नहीं आएगी, कैसे बिक्री होगी। मैं आपको एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ कि अभी 2 महीने जो व्यक्ति घर में रहा है वो स्लीपर चप्पल का ही आप एक उदाहरण ले लें तो उसने स्लीपर चप्पल 8-10 घंटे पहनी है और वो जो चप्पल 6 महीने चलती थी वो 2-3 महीने में टूट जाएगी। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा, मेरी कई लोगों से बात भी हुई जो स्लीपर बनाते हैं, उनके पास आज इतने ऑर्डर पड़े हुए हैं स्लीपर चप्पल वालों के कि वो 6 महीने या साल भर पूरी सप्लाई नहीं दे पाएंगे। तो ये छोटी-छोटी कई इंडस्ट्रीज को बड़ा एडवांटेज भी मिलना है। जैसे ही खुलेगा, अंडरगारमेंट्स की जो फैक्ट्रियां जिनकी बिक्री नहीं थी, जैसे ही खुलेगा आप देखिए उनके पास इतना ऑर्डर पड़ा हुआ है। अब जो कंपनियां छोटे-छोटे जो थे लोग रुमाल बनाते थे, इतनी डिमांड आ गई है। तो अभी ऐसा कहना कि एकदम से मंदी है, ये मंदी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक डिमांड भी बहुत सेक्टर में जनरेट हो गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सेक्टर ऐसे हैं कि जो सप्लाई नहीं दे पाएंगे। चलिए, ये तो खुशखबरी की बात है, ये बड़ा ही पॉज़िटिव है।
इन्वेस्टर्स के लिहाज से भी और आम जनता के लिहाज से भी कि चीज़ें आगे अच्छी होंगी और यही आशा है और हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहेंगे, नई-नई जानकारियाँ लेते रहेंगे। आगे हम और भी बातें करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर के, शेयर मार्केट को लेकर के। आप बने रहिएगा हमारे साथ।